चलिए, आज का जो क्लास होगा वो आपका बिहार स्पेसिफिक भी होगा और इकोनॉमिक्स का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। आज के क्लास से निश्चित तौर पे बीपीएससी में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। बीपीएससी का आप जितने भी ईयर का प्रश्न देखेंगे तो उसमें जो आज का जो टॉपिक है जनगणना रिपोर्ट 2011 वाला, चाहे भारत के स्तर का हो चाहे आपके बिहार के स्तर का हो, तो कम से कम 3 क्वेश्चन तो निश्चित तौर पे आज के टॉपिक से आएगा। तो इसीलिए आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को समझ लें और 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे, जिससे कि यहाँ से अगर कोई प्रश्न आएगा, और निश्चित तौर पे ही आएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए, हम लोग डेली कम से कम लगभग 3 घंटे का क्लास चल रहा है और यहाँ पे आपका जो इस प्लेटफॉर्म पे आपका पूरा कंप्लीट जो है कोर्स जो है आपका करवाया जाएगा। इसीलिए आप लोग रेगुलर क्लास को कीजिए और जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। और ये सोचिएगा कि मैथ नहीं पढ़ेंगे, रीजनिंग नहीं पढ़ेंगे, जीके जीएस से बना लेंगे, या तो आप हो सकता है असफल हो जाएं। तो हर एक जगह से आपको रणनीति बनानी होगी और हर एक पोर्शन आपको मजबूत करना होगा। तो इसीलिए हर एक टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है और हर एक टॉपिक को एकदम इंटरेस्ट से पढ़िए। ठीक है, और उम्मीद है कि जो भी पढ़ाते हैं आपको वही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स का ऐसे है, बिहार का इकोनॉमी का ले लीजिए, इंडिया का भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग मेन रूप से भारत का पहले जनगणना रिपोर्ट तेजी से देख लेंगे, उसके बाद बिहार का देख लेंगे। तो यहाँ से निश्चित तौर पे आज के क्लास से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें 4 क्वेश्चन लिख दीजिएगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन आज के क्लास से आएंगे। सबसे पहले हम लोग भारत की जनगणना के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बिहार की जनगणना के बारे में देख लेंगे। कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेटर स्पष्ट है, आप लोग को अच्छे से दिख रहा है, कलर ठीक ठीक है, पीछे का बैकग्राउंड में आपको लेटर स्पष्ट है, व्हाइट है। ठीक है, चलिए, जो जनगणना है आपका जनगणना रिपोर्ट 2011 अति महत्वपूर्ण है। बीपीएससी में आप जितना भी क्वेश्चन देखिएगा तो हर एक में आपको कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपके जनगणना के रिपोर्ट से निश्चित तौर पे दिखाई देगा, देश स्तर का और बिहार स्तर का। तो दोनों टॉपिक का प्रयास होगा मेरा इस क्लास में आपका हो जाए। थोड़ा तेजी से हम पढ़ाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा है ये। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा जनगणना क्या होता है। तो जनगणना मतलब अभी भी आपका जो है टीचरों के द्वारा किया जा रहा था कुछ दिन पहले ही। तो जनगणना क्या है कि जनसंख्या का काउंट करना, जो भी आपकी आबादी है उसको काउंट करना ही आपका जनगणना है। जन मतलब जनता, गणना मतलब आप जान ही रहे, गिनती करना। तो जनता की जो जितने भी जन हैं इस देश में उसकी गिनती करना ही जनगणना कहलाता है। और जनगणना के तहत, ठीक है, तो देश के स्तर पे और बिहार के स्तर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। इसीलिए इस टॉपिक को हम एकदम वीवीआई टॉपिक मानते हैं और आप लोग भी इस टॉपिक को कम से कम 5 बार कम से कम अभी से पढ़िएगा एग्जाम तक में। बिहार का और भारत का दोनों का क्वेश्चन खूब मात्रा में पूछा जाएगा। भारत में जनगणना की शुरुआत सर्वप्रथम किसने किया था? तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो, किनके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत की जनगणना की शुरुआत हुई थी। तो ये याद रखना है, भारत में जनगणना की शुरुआत सर्वप्रथम किसके कार्यकाल में हुआ था? तो अंग्रेज के समय में सर्वप्रथम लॉर्ड मेयो के समय में, लॉर्ड मेयो के समय में, और ये भारत के वायसराय थे। तो 1872 ईस्वी में यहां पर किया गया था और आगे चल करके नियमित रूप से जनगणना जो है 1881 से होने लगा। तो ये याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि भारत में जनगणना की शुरुआत सर्वप्रथम किसने किया था
तो याद रखिएगा लॉर्ड मेयो ने 1872 ईस्वी में किया था। और नियमित रूप से यानी प्रत्येक 10 साल पे जो स्टार्ट हुआ है वो कब से हुआ है, तो 1881 से। 81 में हुआ होगा, फिर 91 में हुआ होगा, फिर आगे चल करके 1901 में हुआ होगा, फिर 1911 में हुआ होगा, फिर 21 में हुआ होगा। इस प्रकार से 10-10 वर्ष पे जनगणना की काउंट की गई है। ठीक है, तो व्यवस्थित रूप से नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत 1881 से हुआ। यह भी लाइन अति महत्वपूर्ण है। विश्व में सर्वप्रथम अगर जनगणना को कराने का श्रेय अगर देखिएगा तो स्वीडन को जाता है। किसको जाता है? स्वीडन को। सर्वप्रथम 1749 ईस्वी में जनगणना किस देश ने करवाया था? तो बहुत पहले। ठीक है, और आपको पता होगा कि उस समय औद्योगिक क्रांति का ही समय चल रहा था, 17वीं सदी 18वीं सदी के समय का है। तो विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का जो काम किस देश ने किया था? तो स्वीडन ने किया था। तो ये याद रखिएगा आपको, स्वीडन। ये भी पूछ सकता है कब किया था? 1749 ईस्वी में। अब आ जाइए, भारत में जनगणना संगठन ही जनगणना संबंधित कार्य और आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। यानी एक इसका एक अपना संगठन है भारत में, जनगणना संगठन, जो कि जनगणना संबंधित कार्य को देखता है। इसका सबसे उच्च अधिकारी क्या कहलाते हैं? भारत के महापंजीयक कहलाते हैं। और इनके जो अधिकारी होते हैं वो जनगणना आयुक्त के रूप में जाने जाते हैं। वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है? डॉक्टर सी चंद्रमौली हैं। तो ये भी याद रखिएगा, देख लीजिएगा, करंट अफेयर्स का टॉपिक है, हो सकता है चेंज हो गया होगा तो आप लोग खामखा हमको गाली दीजिएगा। थोड़ा देख लीजिएगा, ये 1-2 साल पहले का ही हमारे पास जो है अपडेट है, तो इधर आप देख लीजिएगा। ऐसे ये सब जल्दी चेंज नहीं होते हैं, फिर भी देख लीजिएगा कि वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है? डॉक्टर सी चंद्रमौली ही होंगे। 2011 में 15वीं जनगणना, ठीक है, अगर पूछेगा जो 2011 में जो जनगणना हुआ वो केमी जनगणना हुई थी, तो 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। यानी आजादी के बाद जो जनगणना हुआ था उसमें 7वीं जनगणना है। और पूरे देश स्तर पे बात करें तो 2011 में जो जनगणना हुआ था, अगर 81 से जोड़िएगा तो 15वीं जनगणना है। ऐसे भी आप काउंट करके देख सकते हैं, 15वीं आपका पूर जाएगा। ठीक है, अगर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी आप देखिएगा 1951 से, फिर आपका 61 में, फिर 71 में, उस केस में आपका 7वीं होगा। ठीक है, उस केस में आपका केमी होगा, 7वीं होगा। तो ये याद रखिएगा, यानी ओवरऑल 2011 का जनगणना 15वीं जनगणना है। अगर आजादी के बाद पूछे तो वो 7वीं जनगणना है। ठीक है, जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करता है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है और 2020 में भारतीयों की औसत आयु 29 वर्ष थी। तो ये अति महत्वपूर्ण है कि पूरे विश्व में सबसे युवा देश अभी भारत ही है और यहाँ पे औसत उम्र 29 वर्ष है। और सबसे बूढ़े लोगों का देश जो है चीन बन चुका है, क्योंकि वहां पर जो है हम दो हमारे एक और हम दो हमारे दो की नीति चला, तो जिस कारण से वहां पे वृद्ध लोगों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे जो कहिए युवा देश आप ही का है, 29 वर्ष ही औसत आयु है। ठीक है, 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी, जो कि अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। और हम लोग बहुत जल्द अब चाइना को भी पीछे छोड़ दिए हैं लगभग। ठीक है, तो कुल जनसंख्या अभी पूरे विश्व का 2011 पूछेगा तभी, चूंकि अभी सरकारी आंकड़ा नहीं आया है 2011 के बाद, तो अभी जब भी पूछेगा तो 2011 के अनुसार ही पूछेगा। तो पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत की में कितनी आबादी रहती है? तो 17.5%। चलिए, तो ये याद रखिएगा कुल जनसंख्या का। देखिए, भारत अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं ला सकता, उसके पीछे कई रीजन है। आप लोग को लगता होगा कि जनसंख्या केवल नुकसान पहुंचाता, ऐसी भी बात नहीं है। चीन अब क्या कर दिया है कि अब वहां पर जो हम दो हमारे दो की नीति समाप्त कर दिया है। उसके पीछे रीजन है कि क्या होता है कि जनसंख्या, आप डेमोग्राफ को समझिएगा तो देखिए, मेन आपका जो युवा वर्ग होता है वही काम करता है, आपके देश में या कहीं भी। तो 15 से 60 वर्ष के आयु का ही जो व्यक्ति होता है, इसको समझिए थोड़ा सा। तो आप लोग देखिए, जनसंख्या कंट्रोल करना सही बात है, लेकिन अगर आप उसको ज्यादा अगर इसमें बदल देते हैं मानव संसाधन में, वो ज्यादा फायदा कारक है। अगर मान के चलिए आपकी अभी आबादी है 50 लोगों की, 85 लोग, और आपने जब आपकी एज 15 प्लस और हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पे रखते हैं 15 माइनस बच्चे का,
ये 15 प्लस से 60 के बीच में, जो कि श्रमजीवी है, जो कि काम करता है। अगर यहाँ पे 25 जो है 25 ही नए जनरेशन में होंगे, तो फिर ये क्या होगा कि 25 जब ये ऊपर जाएंगे तो ये श्रमजीवी बनेंगे, और इसके ऊपर 50 लोग अभी वर्तमान में हैं, खाने वाले होंगे, जो कि जिनकी आयु 60 वर्ष पूरी हो चुकी होगी, और उसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे 50 और फिर जो है अगर 25 भी रहा, हम दो हमारे दो, तो 75 लोगों का भोजन जो है ये 25 लोग को ही जुटाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो भी नुकसानदेह ही होता है। इसीलिए चाइना ने क्या किया कि उसने अपनी नीति में फिर सुधार कर दिया। ठीक है, अब वहां पे भी ऐसी नीति नहीं है हम दो हमारे दो वाली। ठीक है, तो जनसंख्या या जनगणना से या जनसंख्या केवल नुकसान ही नहीं देता है, बशर्ते उसको अगर मानव संसाधन में प्रयोग किया जाए, उसको स्किल दिया जाए, काम करने का हुनर सिखाया जाए, तो वो जनसंख्या देश के लिए फायदा कारक भी हो सकता है। और जो भी देश के पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है, अगर वहां पे मानव संसाधन है, तो वह देश मानव को ही संसाधन के रूप में यूज करके आगे बढ़ सकता है, और भारत कर भी रहा है। आज भारत की जो तरक्की जो हो रही है वो मानव संसाधन के ही बल पे हो रहा है। यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन उतने नहीं है जितने अन्य विकसित देशों के पास है, लेकिन फिर भी मानव संसाधन है जिसका उपयोग भारत कर रहा है। ठीक है, चलिए 2001 से 11, अब उसका मतलब ये नहीं है कि हम दो हमारे 15 हो जाएं, हम दो हमारे 2-3 चलेगा। ठीक है, 2001 से 11 के बीच भारत की जनसंख्या दशकीय वृद्धि कितनी रही, तो 17.5%। ठीक है, तो 2001 से 11 के बीच में भारत की दशकीय वृद्धि कितनी रही, तो 17.7% याद रखिएगा। यानी 10 वर्ष में इतना बढ़ा, जो 100 लोग थे वो 117.7 हो गए। समझ गए, प्रतिशत मतलब वही होता है 100 में वृद्धि। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या, जो शहरों में रहते हैं, उनकी आबादी भारत में 31.2% है, जो कहां पे रहते हैं, शहरों में रहते हैं। जबकि जो ग्रामीण प्रतिशत है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, अभी भी भारत गांवों का देश है। ठीक है, यहाँ की मैक्सिमम आबादी गांव में बसती है, और खास करके बिहार में तो आप देखिएगा मैक्सिमम आबादी गांव में ही रहती है। ठीक है, तो यहां पर ये याद रखिएगा, पूरे देश में मात्र नगरीय जनसंख्या 31.2% ही है, और ग्रामीण जनसंख्या कितना है, 68.8%। देखिए सब अपना अपना थॉट देने लगते हैं, जनसंख्या कम होगा तो देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसा हो तो बहुत सारा देश जो है जहां जनसंख्या कम है तो खूब आगे रहता, लेकिन वो सब तो बुला रहा है आबादी को। देखिए मानव भी संसाधन है, जहां पे जनसंख्या नहीं है, आप देखिएगा ठंड मुल्क में वो सब ऑफर देते हैं बाहरी लोगों को, आइए रहिए। तो मानव भी जरूरत है, हाँ जरूरत से ज्यादा नुकसान हर एक चीज के लिए होता है। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या की नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से अब क्या कर दिया गया है, 2070 कर दिया गया है। याद रखिए 2070 तक भारत की इच्छा नहीं है जनसंख्या कंट्रोल करने की। ठीक है, यानी पहले था कि लक्ष्य हम जनसंख्या को कंट्रोल कर लेंगे, स्थिर कर लेंगे 2045 तक, लेकिन अब इसको स्थिर कब तक करना है, 2070 तक। समझ गए। ठीक है, अभी कुछ भी देश नहीं सोच रहा है जनसंख्या को लेकर के। इंदिरा गांधी ने सोचा था तो उनका क्या हाल हुआ, सरकार ही गिर गई। चलिए अब आते हैं जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है, तो राज्य में 1 नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश आता है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, 2 नंबर पे महाराष्ट्र है 11 करोड़ के साथ, और आपका तीसरा नंबर पे आता है 10.5 करोड़ के साथ। लेकिन अब आपकी आबादी लगभग 15 करोड़ के आसपास है, लगभग 15 करोड़ के आसपास बिहार की आबादी हो चुकी है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जो है 1 नंबर पे सिक्किम आता है, मात्र 6 लाख ही आबादी है, पूरे राज्य में 6 लाख ही आबादी है। दूसरा आता है मिजोरम, जिसमें मात्र 10 लाख ही आबादी है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, और वहां की आबादी 1.67 है। अगर पूछे जनसंख्या घनत्व में यूनियन टेरिटरी को लेकर के, तो दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। अगर ऐसे पूछे राज्य में, तो बिहार 1 नंबर पे है जनसंख्या घनत्व में। न्यूनतम जनसंख्या जो है यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम जो है लक्षद्वीप का है, मात्र 64,000 ही आबादी है। ऐसे भी वो टापू है तो वहां पे तो कम ही लोग रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं जनसंख्या वृद्धि दर। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहां पे हुआ
तो ये देखिए सर्वाधिक सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य मेघालय। एक सेकेंड। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले मेघालय है, जिसमें 27.9%। सबसे ज्यादा देश में वर्षा भी होता है आपका मानसीराम मेघालय में ही, तो सबसे ज्यादा आबादी उसी ने बढ़ाया है 27.9%, याद रखिएगा। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड है, और इसका माइनस में था, माइनस ये है -0.6, -0.65, और घट ही गया। नागालैंड की आबादी घट ही रही है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य दादर एवं नगर हवेली, ठीक है, और यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि देखने को मिला है 55.9%। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले तो वो है लक्षद्वीप 6.3%, ठीक है। तो ये राज्य में है और ये आपका केंद्र शासित प्रदेश में है, यूनियन टेरिटरी लिख लीजिएगा, यूटी, यूटी, और ये सीधे राज्य में है। अब आ जाइए जनसंख्या घनत्व में, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में, जैसे 1 किलोमीटर लंबाई 1 किलोमीटर चौड़ा, इस क्षेत्रफल में टोटल में जितने लोग रहेंगे वो क्या कहलाएंगे कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले की जनसंख्या। तो प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या 2011 जनगणना के अनुसार देश में जनसंख्या घनत्व ओवरऑल पूरे देश में कितना है, तो पूरे देश में आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा में 382 लोग रहते हैं, निवास करते हैं भारत में। हाँ, वृद्धि देखिए वृद्धि दर मतलब प्रतिशतता, ठीक है, 100 में कितनी वृद्धि हुई तो वो दर कहलाएगा प्रतिशत के रूप में, और जब सीधे वृद्धि हो गया ओवरऑल वो वृद्धि हो गया, ठीक है। तो दर में हुआ कि प्रतिशत जब आ गया 100 में कितनी वृद्धि हुई तो वो दर हो जाएगा, और सीधे वृद्धि मतलब टोटल ओवरऑल, जैसे 100 था, अगर 100 का 300 हो गया, ठीक है, तो यहां पर 100 से 300 हो गया तो वो जनसंख्या वृद्धि हो गया 300, ठीक है, 200 वृद्धि हो गया। अगर वृद्धि दर निकालेंगे तो 200 बटे क्या करेंगे कि टोटल 100 गुने 100 करेंगे तो वहां पे कितना प्रतिशत हो गया वो निकल जाता है। तो दर प्रतिशत जब हम कंपेरिजन करा लेते हैं 100 से। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर निवास करते हैं। बिहार में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है। जनसंख्या घनत्व के मामले में, जनसंख्या के मामले में 1 नंबर पे यूपी है। अगर यूनियन टेरिटरी पूछे तो सबसे ज्यादा दिल्ली में रहते हैं लोग, 11,320 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। दिल्ली में कितने रहते हैं तो 11,320। अगर ओवरऑल सीधे पूछ दे देश में तो सबसे ज्यादा यूनियन टेरिटरी दिल्ली में, केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। लेकिन दिल्ली को छोड़ दिया जाए, राज्य में देखा जाए केंद्र शासित को छोड़ करके, तो सबसे ज्यादा आबादी बिहार का ही है जनसंख्या घनत्व में, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ओवरऑल देश की आबादी कितनी है, कितना जनसंख्या घनत्व है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मात्र 46। मात्र 46 व्यक्ति ही प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। कहां पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये सब 2-4 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। लिंगानुपात, प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। लिंगानुपात क्या है कि प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है आपका केरल है, याद रखना है। एक सेकंड।
तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला याद रखिएगा आपका केरल है। प्रत्येक 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 1084, यानी महिलाएं ज्यादा है केरल में। तो एक नंबर पे लिंगानुपात में केरल है। दूसरे नंबर न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो राज्य है, ये कई बार पूछा है, न्यूनतम जहां पे महिलाओं की संख्या बिल्कुल कम है, वो है 879, वो है आपका हरियाणा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित पुदुचेरी है 1037, और वही न्यूनतम लिंगानुपात वाला यूटी है दमन और द्वीप मात्र 618। तो ये याद रखिएगा। बस हमने इंपॉर्टेंट डाटा को ही यहां रखा है, बाद बाकी बहुत डाटा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है, तो ये पूछेगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो केरल, और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो हरियाणा। हरियाणा में महिलाओं की संख्या कम है, याद रखिएगा। और अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो पुदुचेरी में 1037 है, लिंगानुपात में ज्यादा है। और न्यूनतम लिंगानुपात यूटी पूछे, यूनियन टेरिटरी, तो दमन एवं दीप में है। अब आते हैं साक्षरता दर। साक्षरता दर क्या होता है कि साक्षरों की संख्या बटे 7 वर्ष से अधिक वाली जनसंख्या। चूंकि देखिए 7 वर्ष तक तो बच्चा स्कूल जाता नहीं है, तो अगर उसको काउंट किया जाएगा तब तो बहुत ज्यादा निरक्षरता हो जाएगा, चूंकि वो पढ़ने लायक ही नहीं होता है 5 वर्ष तक। तो 7 वर्ष से अधिक का बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है तब उसको निरक्षर माना जाता है, ठीक है। तो साक्षरता दर साक्षरों की संख्या बटे हम क्या करते हैं, 7 वर्ष से अधिक आयु वाले की जनसंख्या से भाग देते हैं। तो 2011 में भारत की जो ओवरऑल जो जनसंख्या है, साक्षरता दर 73% है, ये याद रखिएगा। वहीं बिहार का पूछेगा तो बिहार का साक्षरता दर जो ओवरऑल 61% है, ठीक है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे बिहार का। और 2001 में मात्र 64.8% था, जो कि बढ़ करके कितना हो गया, 73%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला भी आपका राज्य कौन सा है, केरल है, 94% वहां पे साक्षरता दर है, ठीक है। और ये सब आपका पीजीटी इकोनॉमिक्स में भी पूछेगा, इकोनॉमिक्स में भी यहां से क्वेश्चन जनगणना से जनसंख्या से पूछे जाएंगे। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य आपका बिहार है, 61.8%, ठीक है। हम लोग पीछे से हर एक चीज में टॉप किए हुए हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य हैं लक्षद्वीप 91.8%, और न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है आपका दादर एवं नगर हवेली 76.2%। स्त्री और पुरुष में सबसे अधिक अंतर साक्षरता दर में राजस्थान में है, कितना है वो देखिए। वहीं पुरुष साक्षरता दर जो है राजस्थान का 79.2 है, महिला 52.1 ही साक्षर है, यानी सबसे ज्यादा मतलब अंतर इसी राज्य में है, पुरुष और महिलाओं के बीच में साक्षरता दर में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 27.1% अंतर है दोनों में, यानी पुरुष जो है वहां पे 79.2% साक्षर हैं, जबकि महिलाएं 52.1% है, और दोनों के बीच का अंतर 27.1% है। तो ये याद रखिएगा कि महिला और पुरुष के साक्षरता दर में सबसे ज्यादा अंतर कहां पे है, तो वो आपको याद रहेगा राजस्थान। सबसे ज्यादा साक्षर केरल, और सबसे कम साक्षर आपका बिहार। ये 3 पॉइंट्स एकदम यहां से एकदम बिल्कुल याद रखिएगा। अब आते हैं एससी शेड्यूल कास्ट, जो आपका अनुसूचित जाति जनजाति जो होते हैं, तो शेड्यूल कास्ट हो गए जाति, अनुसूचित जाति, ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के बारे में पढ़ेंगे, फिर जनजाति। तो 2011 के ये हो गया अनुसूचित जाति एससी, ठीक है, शेड्यूल कास्ट। तो अनुसूचित जाति, तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति एससी की आबादी लगभग 20 करोड़ है। सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या कहां पे निवास करती है, तो उत्तर प्रदेश में। और सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या प्रतिशतता में ओवरऑल पंजाब में, यानी अगर 100 लोग हैं तो उसमें ज्यादा संख्या में प्रतिशतता के हिसाब से देखिएगा तो पंजाब में एससी की संख्या ज्यादा है, जबकि सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, एक दूसरे को डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है। फिर चैट ऑफ कर देंगे, तब केवल सुनिएगा आप लोग, बिना मतलब का चैट कर रहे हैं एक दूसरे का।
सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला, एससी का जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है प्रतिशतता में, वो पंजाब में है, याद रखिएगा, शेड्यूल कास्ट का। और ओवरऑल अगर एससी की जनसंख्या है तो सबसे ज्यादा आपका कहां पे है, यूपी में, तभी तो सरकार बन जाती है मायावती की। ठीक है, अब आते हैं एसटी पॉपुलेशन। शेड्यूल टेरिटरी 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति का लगभग आबादी 10 करोड़ है, 80 का 20 और इसका 10 करोड़। सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या वाला राज्य एसटी। अब देखिए अनुसूचित जनजाति, सबसे ज्यादा जंगल कहां पे है, वन कहां पे है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सबसे ज्यादा वन कहां पे है, तो मध्य प्रदेश में है। तो आपका सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या वाला भी राज्य आपका मध्य प्रदेश ही होगा। सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या प्रतिशतता वाला, प्रतिशत के हिसाब से लक्षद्वीप में है। ठीक है, सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब हुई थी, 11 मई 2000 को। इसीलिए 11 मई को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बिहार में औसत मृत्यु दर 6.7 प्रति हजार है। अब आते हैं बिहार के डाटा पे। उम्मीद करते हैं कि भारत वाला जो आपका जनगणना रिपोर्ट है वहां से 2 क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में आएगा। चाहे साक्षरता दर पूछ दे, चाहे एससी की आबादी पूछ दे, चाहे लिंगानुपात पूछ दे, चाहे आपका जनसंख्या घनत्व पूछ दे। ठीक है, या कब चालू हुआ, आप देख लीजिए, हर एक बार 2 से 3 क्वेश्चन आपको जनगणना का दिखेगा ही दिखेगा। बीपीएससी फिक्स कर रखा है, यहां से क्वेश्चन देगा ही देगा। इसीलिए हम वही चैप्टर आपको चूज करके पढ़ाते हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। पहले वो कर लेंगे, उसके बाद फालतुआ सब चैप्टर है उसको भी कर लेंगे, जो कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है। लेकिन पहले हम लोग का टारगेट होगा जहां से क्वेश्चन पूछता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी याद करने वाला चीज है ये सब, 1-2 बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। चलिए, अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो बिहार का जनगणना पढ़ लेंगे। बीपीएससी में 3-4 क्वेश्चन निश्चित तौर पे यहां से आपको डालेगा, बिहार का जनगणना। ये सबको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, निश्चित तौर पे यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, बिहार की जनगणना। ठीक है, जनगणना रिपोर्ट 2011। ठीक है, अब देखिए भारत में जनगणना की शुरुआत सर्वप्रथम 1872 ईस्वी में, अभी तुरंत हमने बताया। परंतु वो क्या, किसने किया था, लॉर्ड मेयो ने किया था। लॉर्ड मेयो ने आपका जनसंख्या की शुरुआत करवाई थी 1872 में। लेकिन अगर पूछे कि किसके द्वारा नियमित रूप से जनगणना करवाई गई, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। और 1881 से, अति महत्वपूर्ण लाइन है कि अगर पूछे नियमित रूप से जनगणना किसके द्वारा करवाया गया, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 से। पहली नियमित एवं 10 वर्षीय अंतराल वाली जो अखिल भारतीय जनगणना, वो 1881 से हो रही है और लॉर्ड रिपन के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ये यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। जनगणना की संपूर्ण कार्य वही सब लाइन है, यहां पे भी रजिस्टर्ड जनरल एवं जनगणना आयोग द्वारा होता है। ठीक है, और यह भारत के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। जनसंख्या वृद्धि दर में कमी के कारण 1921 को जनगणना का महान विभाजक वर्ष कहा गया है। यह भी क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है कि जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष किसको कहा जाता है, तो महान विभाजक वर्ष, क्योंकि इस वर्ष जनसंख्या आपका डाउनफॉल हो गया था, बहुत गिर गया था। क्योंकि एक तो आपका प्रथम विश्व युद्ध का भी समय था। ठीक है, उस कारण से भी बहुत ज्यादा संख्या में सेनाओं की हत्या हुई थी। दूसरा, बीमारी भी फैल गया था, हैजा प्लेग, ये सब बहुत ज्यादा संख्या में फैल गया था, जिससे उसके बाद सुखाड़, भूखमरी, ये सब भी अकाल की स्थिति आ गई थी, जिस कारण से जनसंख्या बहुत ज्यादा घट गया था। ठीक है, इसीलिए 1921 को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है।
तो यहां तक समझ गए होंगे। बिहार में जिला की संख्या आप लोग को पता है, कई लोग अब 39 बोलने लगते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में 38 ही है। 39वां आपका बाढ़ जो है वो प्रस्तावित है, अभी तक बना नहीं है, जब बनेगा तब देखेंगे। बिहार की जनसंख्या कुल जो है लगभग 10.5 करोड़, याद रखिएगा 10.5 करोड़, जिसमें पुरुष याद रखिएगा लगभग 5.5 करोड़ और महिला लगभग 5 करोड़, यानी 10.5 करोड़। ये 2011 की जनगणना। ऐसे ये डाटा याद हो गया तो हो गया, तो अगर नहीं हुआ तो सीधे 10.5 करोड़ ओवरऑल, 5.5 पुरुष 5 महिला, ऐसे ही राउंड फिगर में याद करके रखिएगा, ठीक है। उसके बाद दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो हुआ है 2001 से 11 में, वो देखिए 2001 से 11 में जो बिहार में जो जनसंख्या वृद्धि हुआ है वो लगभग 25.4% हुआ है, जो कि 6ठे स्थान पे है। यानी जनसंख्या बढ़ाने में पूरे देश में आपका 2001 से 11 के दौरान बिहार की स्थिति 6ठे पायदान पे है। ओवरऑल 25.4% की दशकीय वृद्धि बिहार में हुई थी 2001 से 11 के बीच में। जनसंख्या घनत्व आपको पहले भी हमने बता दिया, पूरे देश में अव्वल है राज्यों में, और 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे लोग रहते हैं। लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है लिंगानुपात, यानी प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो अगर ओवरऑल देखिएगा तो लिंगानुपात 918 है, जिसमें पूरे देश में 25वें स्थान पे है, 25वें राज्य के रूप में है, जबकि केवल 0 से 6 वर्ष को देखिएगा तो 935 है। यानी महिलाओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, बिहार में भी महिलाओं की संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। पहले कितना था आपका 918 ओवरऑल, जिसमें 25वें स्थान पे था, लेकिन 0 से 6 आयु वर्ग की जो बच्चियां हैं लड़कियों की संख्या उसमें ज्यादा बढ़ी है। अब लिंगानुपात जो है 0 से 6 वर्ष का वो है आपका 935। कई बार संपूर्ण ना पूछ करके 0 से 6 वर्ष ही डाल देता है, तो ये याद रखिएगा। साक्षरता दर जो है ओवरऑल याद रखिएगा 61% है, 61.8%, जबकि पुरुष है 71.2 और महिला है 51.5। तो तीनों याद रखिएगा, यानी 71 पुरुष, बीच में एवरेज और नीचे महिला, तो कम से कम ये तो याद ही रखिएगा, ठीक है। और ये आपका 51.5, ठीक है। तो ये ऐसे करके याद रखिएगा 71, 61, 51, बस दशमलव को रहने दीजिए, अगर याद हो जाता तो कर लीजिएगा। अनुसूचित जाति की जनसंख्या लगभग बिहार में 16% मानिए, जो अनुसूचित, ऐसे भी आरक्षण भी 16% उनको दिया गया, रिजर्वेशन, तो ऐसे भी याद रखिएगा। जो अनुसूचित जाति हैं बिहार में, एससी शेड्यूल कास्ट, उनकी आबादी लगभग 16% है, जबकि अनुसूचित जनजाति की आबादी बहुत ही कम है, 1.3% है, और उनको रिजर्वेशन भी 2% दिया गया है, ठीक है। नगरीकरण बिहार में बहुत कम हो रखा है, मात्र 11.3% लोग ही बिहार में शहरों में रहते हैं, बाद बाकी लगभग आपका 89% लोग कहां रहते हैं, तो वो गांव में ही निवास करते हैं। तो ये याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण लाइन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इस चैप्टर से, इस दोनों चैप्टर से निश्चित तौर पे 4 प्रश्न बीपीएससी पूछेगा तो पूछेगा। आप लिख लीजिए, प्रिंट आउट करवा करके 4 क्वेश्चन डाल लीजिएगा। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या भारत की कुल आबादी का पूरे देश में अगर 100 आदमी है तो बिहार का आदमी उसमें 8.6% है, यानी 100 में लगभग 9 आदमी बिहार के ही हैं। इस प्रकार जनसंख्या के दृष्टि से जो है बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला आपका कौन सा है, यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार। तो ये क्रम में याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे, 2 नंबर पे महाराष्ट्र और 3 नंबर पे आपका कौन सा है, तो बिहार है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आगे आते हैं, बिहार का क्षेत्रफल, ये चलिए हो गया, हाँ। बिहार का क्षेत्रफल के दृष्टि से 2.86% है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां स्थान पर है, लेकिन अब इसको 12वां कर लीजिएगा। जब से जम्मू कश्मीर टूट गया तो ये 12वें पोजीशन पे आ गया है, देख लीजिएगा, इसको कंफर्म कर लीजिएगा नेट से। जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के अनुसार 25.4% हुआ, जो कि राष्ट्रीय जो वृद्धि था राष्ट्र स्तर पे पूरे देश में वो 17.7 था, उसमें ज्यादा वृद्धि हुआ आपका 7.7% ज्यादा वृद्धि आपके राज्य का हुआ है।
1991 से 2001 के दौरान 28.61% वृद्धि था, लेकिन 2001 से थोड़ा घटा है 25.4%। अब देखिए यहां से खूब पूछता है क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो एक नंबर पे मधेपुरा है, कितना बढ़ाया? तो 31.12। 2 नंबर पे कौन सा है? किशनगंज, कितना बढ़ाया? 30.4%, 40%। तो ये याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा आपका मधेपुरा किशनगंज, जो उत्तर पूर्वी छोर है वो ज्यादा बढ़ा रहा है आपका मधेपुरा और किशनगंज, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा वृद्धि किया है जनसंख्या वृद्धि मधेपुरा, 2 नंबर पे आपका किशनगंज, ये एकदम पूर्वी छोर पे है, ये याद रखिएगा। न्यूनतम जनसंख्या हो गया है वृद्धि, वो आपका गोपालगंज में हुआ है मात्र 19.02, और लिंगानुपात में भी 1 नंबर पे है, महिलाओं की संख्या वहां पे ज्यादा है। तो यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि हुआ है आपका गोपालगंज में, दूसरा नंबर पे दरभंगा में हुआ है मात्र 19.47। तो 1 नंबर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसे हमने 2-2 दे दिया है, तो हो सकता है 2 नंबर ही पूछ दे, ठीक है। तो 1 नंबर पे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि में आपका गोपालगंज है, जबकि 2 नंबर पे आपका दरभंगा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, ओवरऑल अगर पूछे सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिला का है, तो वो है पटना का, ठीक है, पटना का है, याद रखिए 58,38,465। 2 नंबर पे आपका आता है पूर्वी चंपारण, जिसमें मोतिहारी है, 2 नंबर पे आता है, इसे बड़ा जिला है, ठीक है, इसीलिए यहाँ की आबादी लगभग 50,99,371 है। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिला 1 नंबर पे शेखपुरा है, लखीसराय से अलग होके बना, न्यूनतम में है, और शिवहर। यहाँ पे अगर पूछे जनसंख्या घनत्व में सबसे ज्यादा, तो शिवहर है, लेकिन अगर ओवरऑल जनसंख्या में पूछे तो न्यूनतम में दूसरे स्थान पे शिवहर है, और 1 नंबर पे आपका न्यूनतम में कम जनसंख्या में शेखपुरा है। क्योंकि शिवहर बहुत छोटा जिला है, इसीलिए ओवरऑल जनसंख्या कम होगी, लेकिन जनसंख्या घनत्व में 1 नंबर पे है शिवहर, याद रखिएगा। जनसंख्या घनत्व, बिहार के जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 6ठा स्थान है, ठीक है, केंद्र शासित और बिहार मिला करके, जबकि सिर्फ राज्यों में इसका जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पहला स्थान है। क्योंकि दिल्ली है, दिल्ली का भी आपका जनसंख्या आगे है, इसीलिए जो केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ दीजिएगा तो उस मामले में 6ठे स्थान पे बिहार आ जाएगा जनसंख्या घनत्व में। लेकिन ओवरऑल अगर सभी राज्य को देखें तो वो उसमें अगर जनसंख्या घनत्व में है तो बिहार 1 नंबर पे आता है, पहले स्थान। सर्वाधिक, देखिए आ ही गया जो जिसकी चर्चा कर रहे थे, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका शिवहर है, 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये याद रखिएगा, जो सबसे ज्यादा शिव है, शिव का प्रकोप ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है, शिवहर, ये याद रखिएगा। उसके बाद दूसरे स्थान पे है आपका पटना 1823। न्यूनतम जनसंख्या ऐसे भी कैमूर में है, पहाड़ी एरिया है, दुर्गम एरिया है, ठीक है, तो छीट फूट जंगल भी है यहाँ पे। ऐसे ओवरऑल जंगल 2 ही जगह है आपका, पश्चिम चंपारण और कैमूर में, लेकिन जनसंख्या घनत्व में भी यह सबसे मतलब न्यूनतम में 1 नंबर पे है, मात्र 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरा जमुई में है 568। तो ये याद रखिएगा। साक्षरता दर के मामले में देखिए, बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर 61.8% है, पुरुष का 71.2 और महिला 51। तो ऐसे याद रखिएगा, पुरुष 71, बीच में एवरेज और नीचे महिला। तो 51 से लेके 71 तक लिख देना, बीच वाला औसत हो गया, ऐसे भी बीचे वाला ना औसत होता एवरेज, और ऊपर नीचे, ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। भारत की साक्षरता दर कितनी है? 73, जबकि बिहार का जान ही गए आप 61 है। बिहार की साक्षरता दर की दृष्टि से 29वां, यानी टॉप पीछे में है, पीछे से टॉप कर रखे हैं। संपूर्ण भारत में और केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ दीजिएगा तब तो 36वां स्थान पे आ जाएगा। ऐसे भी 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 36वां तो पीछे से टॉप पे है, दोनों मिला के भी और राज्य में भी पीछे से टॉप। बिहार राज्य का केवल रोहतास जिला में ही औसत जनसंख्या औसत साक्षरता जो आपका देश का है उससे ज्यादा है। पूरे देश की औसत जो है आपका लगभग कितना था? तो पूरे देश का लगभग 71-72% था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि यहां पे है बिहार राज्य का रोहतास जिला राष्ट्रीय साक्षरता के ऊपर है। तो बिहार में एक ही मात्र जो है रोहतास जिला है
जो राष्ट्रीय साक्षरता दर से आगे है। तो रोहतास का कितना है, तो 73.37%। पटना का कितना है, 70.68%। तो रोहतास राष्ट्रीय साक्षरता दर से आगे है। या पूछे बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो रोहतास, तो ये याद रहेगा। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला आपका हो गया वो पूर्णिया। उधर चले जाइए आप, एकदम पूर्वी छोर पूर्णिया, और दूसरे स्थान पे सीतामढ़ी। ऐसे भी ये सब दुर्गम क्षेत्र है, सीतामढ़ी में बाढ़ आते रहता है हर एक साल, तो यहाँ पे जो है ठीक है कम आबादी लगता है, साक्षर है, इसलिए न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जो है पूर्णिया, और आपका कौन सा है, सीतामढ़ी। तो पूर्णिया में तो गरीबी के कारण भी लोग कम पढ़े लिखे होंगे, ठीक है। सीतामढ़ी बाढ़ आने के कारण जो है वहां की स्थिति आर्थिक अच्छी नहीं होगी। तो ऐसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं ऑप्शन में से। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला, तो ओवरऑल भी रोहतास है, पुरुष में भी रोहतास आगे है, और भोजपुर 2 नंबर पे है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला में पूर्णिया 1 नंबर पे, कटिहार 2 नंबर पे है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला में रोहतास 1 नंबर, यानी महिला पुरुष या ओवरऑल जब भी पूछे तो रोहतास में मारना है टिक, ठीक है। कॉमन हो गया, एक ही है रोहतास। और दूसरे नंबर पे आपका मुंगेर है, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला। तो चले जाइए सहरसा। सहरसा में जो महिलाएं हैं बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, मात्र 41.68% महिलाएं ही सहरसा में पढ़ी लिखी है। और वहीं मधेपुरा में, तो सहरसा मधेपुरा का महिला की शिक्षा साक्षरता में बहुत ही पिछड़ा स्थान है, न्यूनतम है एकदम, मात्र 41.74 मधेपुरा में और 41.68% सहरसा में महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। लिंगानुपात देखते हैं। लिंगानुपात स्त्री पुरुष के अनुपात को कहते हैं, यानी प्रत्येक 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या। तो बिहार में लिंगानुपात 918 ओवरऑल, जबकि 0 से 6 वर्ष का कितना बताए थे, 935। तो ये दोनों याद रखिएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात आपको हमने पहले ही बता दिया था, गोपालगंज, जहां कृष्ण जी का प्रकोप है। तो कृष्ण जी जहां रहेंगे वहां महिलाओं की स्थिति बेहतर होगी। गोपाल मतलब ही होता है कृष्ण, ऐसे तरीका से याद रखिए, कुछ कुछ सोचिए क्रिएटिव, ठीक है, उससे आपका याद रहेगा। 1021 सबसे ज्यादा महिला का लिंगानुपात वहीं पे है। सिवान 2 नंबर पे है, 988। न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर, जहां पे गोला बारूद बनेगा, नहीं सिगरेट फैक्ट्री होगा, बीड़ी कारखाना होगा, सिगरेट कारखाना होगा, गोला बारूद बनेगा, बंदूक बनेगा, तो वहां पे क्या होगा, महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी, नहीं होगी। न्यूनतम लिंगानुपात। दूसरा स्थान सटा हुआ है आपका भागलपुर, तो वहां पर है। तो मुंगेर और भागलपुर में लिंगानुपात की स्थिति बहुत ही बेकार है, मात्र 876 और 880 है, ठीक है। तो पूरे बिहार में पिछले स्थान पे लिंगानुपात में आपका मुंगेर भागलपुर है, जबकि 1 नंबर पे गोपालगंज और सिवान है। तो ये सब याद रखने का चीज है, कुछ कुछ सोच करके याद रखिएगा तो याद रहेगा। अब ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, राज्य की लगभग 88.77%, लगभग 89% आबादी गांव में रहती है, जबकि मात्र 11% लोग ही बिहार में शहरों में निवास करते हैं, नगर में निवास करते हैं। सबसे बड़ा नगरीय जनसंख्या वाला जिला आपको पता ही है पटना, और सबसे कम नगरीय वाला आपका जो है शिवहर, छोटा सा तो जिला ही है, बहुत छोटा है, सीतामढ़ी के बगल में मैप पे दिखेगा। एकमात्र शहर पटना जिसकी आबादी 25 लाख से अधिक है। सर्वाधिक नगरीकृत वाला जो जिला आपका पटना ही है, बिहार में सबसे ज्यादा नगरीकृत आपका पटना है, 2 नंबर पे मुंगेर है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट 68 में पूछा था, देख लीजिएगा। न्यूनतम नगरीकृत जिला आपका समस्तीपुर है, मात्र 3.4%, वहीं 2 नंबर पे आपका बांका है 3.50। तो सबसे कम नगरीकृत है आपका समस्तीपुर, दूसरे स्थान पे बांका, और 1 नंबर पे सबसे ज्यादा शहरीकृत है, नगरीकृत है पटना, और 2 नंबर पे मुंगेर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या इतनी है, जो कि लगभग 16%, ऐसे ही याद रखिएगा। गया में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो रहती है, निवास करती है, वो कहां करती है, गया में। दूसरे स्थान है पटना का। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जो जिला है वो है आपका शिवहर, ठीक है। जनसंख्या ऐसे भी कम ही है, वहां आबादी ही कम है। दूसरे स्थान पे आपका किशनगंज है। प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक गया में ही निवास करते हैं, कौन, तो अनुसूचित जाति, ठीक है। दूसरे स्थान पे नवादा। प्रतिशतता के आधार पर न्यूनतम किशनगंज और कटिहार।
अब आ जाइए एसटी, अनुसूचित जनजाति। तो सबसे ज्यादा जंगल कहाँ है? पश्चिम चंपारण में। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के जो लोग रहेंगे बिहार में कहाँ रहेंगे? तो पश्चिम चंपारण में, ये याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे है कटिहार। सबसे न्यूनतम, ऐसे भी छोटा जिला है तो सब कुछ में यही न्यूनतम होगा, शिवहर। और केवल जनसंख्या घनत्व में ज्यादा है अरवल। ठीक है। अब प्रतिशतता की दृष्टि से याद रखिएगा, प्रतिशतता की दृष्टि से भी आपका अनुसूचित जनजाति में पश्चिम चंपारण 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे आपका कटिहार है। एक बार अच्छे से आप लोग रीड कर लीजिएगा, याद ही हो जाएगा। राज्य में बहुत सारी जनजाति के लोग हैं, जैसे उराव, कोरा, खेरवार, गोराइत, चेरो, संथाल, कोरवा, मुंडा। ये तो हम लोग पढ़े ही थे संथाल और मुंडा विद्रोह के बारे में। तो ये सब जनजातीय लोग बिहार में निवास करते हैं, बस ये याद रखना है। उसके बाद धर्म के आधारित जनगणना के हिसाब से देखिए, सबसे ज्यादा बिहार में आबादी है हिंदुओं की, और लिंगानुपात 915 है, और साक्षरता दर 47.9% है। बेहतर नहीं है साक्षरता दर हिंदुओं की, लेकिन आबादी ठीक है, लिंगानुपात 915 है, एवरेज ठीक ही है। मुस्लिम की देखिए आबादी लगभग 17% है, लिंगानुपात 943 है। हिंदुओं से ज्यादा लिंगानुपात बेहतर स्थिति में मुस्लिम लोगों की है, मुस्लिम धर्म मानने वालों की है। और साक्षरता दर में लेकिन सबसे पीछे है। साक्षरता दर में देखिएगा ओवरऑल सबसे ज्यादा पीछे इन्हीं की स्थिति है, यानी इस्लाम धर्म में आपका जो मानने वाले लोग हैं मुस्लिम धर्म को बिहार में, वो सबसे ज्यादा निरक्षर है, यानी कम पढ़े लिखे हैं। उसके बाद ईसाई, ईसाई आपका क्या है? 0.12% ओवरऑल आबादी है। लिंगानुपात ईसाइयों की बेहतर है, 974 है। साक्षरता दर ईसाई का बेहतर है, 71.1। लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा था सर्वाधिक साक्षरता दर किस धर्म के लोगों का? तो याद रखिएगा जैन धर्म। जैन धर्म में जो लोग हैं वो लगभग, ये जैन है ना सबसे लास्ट में, यहां भी जैन है। तो सबसे ज्यादा जो आपका साक्षरता दर जैन का है, उसके बाद आपका सिख का है 79.8, बौद्ध का है 59, और सबसे खराब स्थिति में इस्लाम धर्म के मानने वालों का है साक्षरता दर, पढ़ने लिखने में सबसे पीछे हैं 42%। हिंदू की भी स्थिति अच्छी नहीं है, सेकेंड टॉप किए हुए हैं पीछे से। ठीक है। और सबसे ज्यादा बेहतरीन स्थिति जो है जैन धर्म मानने वालों की। ऐसे भी ये लोग मैक्सिमम जो जैन धर्म को मानते हैं वो सब व्यापारी वर्ग के लोग रहते, तो पढ़े लिखे ही रहते हैं। ठीक है। तो सबसे ज्यादा और ओवरऑल सबसे ज्यादा जनसंख्या कम यहाँ पर जैन का ही है, 0.02% ही है। चलिए, तो यानी हिंदू लगभग 82.5, मुस्लिम लगभग 17%, ईसाई मात्र 0.12, और आपका जो है इसकी स्थिति तो और खराब ही है, जैन का जो है आपका 0.02%। ठीक है। ये सब मिला के है, और ये आपका लिंगानुपात है, देख लीजिएगा। लिंगानुपात के मामले में सबसे बेहतर स्थिति आप देखिए तो वो है आपका ईसाई का 974। ठीक है। उसके बाद 974 के बाद आपका मुस्लिम धर्म के ही लोगों का है दूसरे पोजीशन पे, तीसरे पोजीशन पे आपका हिंदू का है, और बाद बाकी का और कम ही है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। धर्म आधारित जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात, देखिए वही चीज यहाँ क्लियर है, सर्वाधिक लिंगानुपात ईसाई मतावलंबी का है 974, जबकि साक्षरता जैन मतावलंबी का है ज्यादा। सबसे कम साक्षरता मुस्लिम का है, ये भी बता दिए। बिहार में औसत शिशु जन्म दर कितना है? 27.7 प्रति हजार 2011 में। शिशु मृत्यु दर कितना है? 44 प्रति हजार, यानी 1000 लोगों में 44 लोग जो है मर जाते हैं। ठीक है। शिशु मतलब जन्म के साथ ही जब बच्चा जन्म लेता है तो 1000 जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें 44 बच्चे उसी समय मर जाते हैं, वही है मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर। ठीक है। बिहार में पुरुष महिला का औसत आयु, अब देखिए पुरुष बिहार में कितना जिएगा? 65.5, और महिला 66.2, 7 महीना ज्यादा औसत आयु महिलाओं का है। ठीक है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना 11 मई 2000 को हुई, और बिहार में औसत मृत्यु दर कितना है? 6.7 प्रति हजार, यानी 1000 जनसंख्या में 6.7 प्रत्येक साल निकल लेते हैं। ठीक है। यही है, 1000 में लगभग 7 आदमी मरते हैं। तो ये था आपका पूरा ओवरऑल जनगणना रिपोर्ट 2011 बिहार का और भारत का। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देखिएगा, और 2-3 बार आप लोग पीडीएफ पढ़िएगा, 2-3 बार मिनिमम, 5-6 बार, जितने बार पढ़िएगा अच्छा है, क्योंकि यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन निश्चित तौर पे
हर एक बार आते हैं, तो इस बार भी आएगा आपके एग्जाम में। पहले ही हम बता देते हैं कहां से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हम लोग का बस यही काम है, बता देते हैं कि आपको कहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और बीच में आप लोग थोड़ा सा चैट उट करने लगते हैं, डिस्टर्ब करने लगते हैं, लेकिन हम ज्यादा आप लोगों से डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि हमारा टारगेट होता है कि आज कितना पढ़ाना है, ठीक है। चलिए आज के क्लास को इतना पे ही एंड करते हैं। बाद बाकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी, या आप देखेंगे तो अंदर में भी आपके कंटेंट में डाला हुआ है। और इकोनॉमिक सेक्शन है, इकोनॉमिक्स का जो फाइल भेजे थे उसमें भी होगा ये, ठीक है।